हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आया है भूपट्टी के पदार्थ। देखिए, भूपट्टी जो होती है उसमें कौन कौन से पदार्थ जो होते हैं इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखते हैं। कहते हैं स्थलमंडल के सबसे ऊपरी वाले भाग को हम भूपटल कहते हैं, यानी ऊपरी वाली भाग अगर जहाँ पर इंसान रहते हैं तो आप समझ सकते हो कि कितने पदार्थों से ये बने हुए होते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। यह पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसकी ऊपरी परत सतह पर मनुष्य रहते हैं। कहते हैं जिन पदार्थों में जो है काफ़ी भूपट्टी बनी रहती है, यानी बनी होती है, जिन पदार्थों से भूपट्टी बनी होती है उन्हें शैल कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात आ जाती है यहाँ पर कि जिन पदार्थों से भूपट्टी बनी होती है उन्हें शैल कहते हैं। और शैल विभिन्न आकार की हो सकती है। शैल ग्रेनाइट की तरह ठोस भी हो सकती है, चिकनी मिट्टी की तरह मुलायम भी हो सकती है, और बजरी की समान जो है बिखरी हुई भी हो सकती है। यानी भूपट्टी के विषय में जो हम यहाँ पर जानना कोशिश कर रहे हैं, ये पृथ्वी की पदार्थ के रूप में जो है बहुत सी चीज़ें पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है कि ग्रेनाइट की तरह ठोस भी हो सकती है, चिकनी मिट्टी की तरह मुलायम भी हो सकती है, और जो है बजरी की तरह ये बिखरी हुई भी हो सकती है। शैलों के विभिन्न रंग, भार और कठोरता भी हो सकती है। यानी शैल जो होते हैं कई रंग के हो सकते हैं, उनके कई कोई भी भार हो सकता है, उनकी कोई भी कठोरता दिख सकती है। शैल खनिजों से बने होते हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, शैल जो होते हैं खनिजों से बने होते हैं, और वे एक या एक से अधिक खनिज का मिश्रण होता है। आप मिट्टी ही ले लो, मिट्टी में कई तरह के जो है धातु तत्व जो है आपको मिल जाते हैं, तो इसलिए कोई दो राय नहीं है कि वे जो एक या एक से अधिक खनिज मिश्रण के बने होते हैं। और दूसरी ओर खनिज एक या एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। खनिजों में एक निश्चित रासायनिक संगठन भी होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो रासायनिक तो होगी जनरल सी बात है। अगर बात यहाँ पर हम करें, भूपट्टी 2000 से भी अधिक खनिज से बनी हुई होती है, तो आपको आश्चर्यचकित लगेगा, क्योंकि यह आपको शायद पहली बार पता लगा होगा कि भूपट्टी जो है 2000 से भी अधिक खनिजों से बने होते हैं। परंतु इनमें से केवल 6 जो होते हैं जिनकी सबसे अधिक अधिकता होती है, यानी सिर्फ 6 खनिज की जो है सबसे अधिक अधिकता होती है। इन्हीं का जो है पृथ्वी के ऊपरी परत के निर्माण में विशेष योगदान होता है। अब देखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, कोई भी क्लास के आप बच्चे हो, लेकिन आपके लिए अगर सिलेबस में ये है तो बहुत जरूरी रहेगा। तो 6 खनिज कौन से कौन होते हैं? फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पैराडॉक्सीन, एम्फिबोल्स, अभ्रक और ओलोबीन। ये 6 जो होते हैं अधिक मात्रा में पृथ्वी के भूपट्टी पे पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो पृथ्वी के भूपट्टी पे जो है 2000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन 6 का जो है अपना विशेष महत्व रहता है। ग्रेनाइट एक ठोस शैल है, और इसके निर्माणकारी खनिज क्वार्ट्ज और फेल्सपार और अभ्रक है। और इन खनिजों के अनुपातों में विभिन्नता होने से ग्रेफाइट के रंग और उसकी कठोरता में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। और जिन खनिजों में धात्विक अंश होते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। यानी देखा जाए कि जिन खनिजों में धात्विक अंश होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धात्विक खनिज। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट आया है कि हेमटाइल्स एक प्रमुख लौह अयस्क है। कभी कभी एग्जाम में ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हेमटाइट का प्रमुख अयस्क क्या है? तो लौह अयस्क है हेमटाइल्स, ठीक है, प्रमुख लौह अयस्क है। यह धात्विक खनिज के रूप में है, और अयस्क धात्विक खनिज ही होते हैं जिनमें धातु का निकलना लाभकारी होता है, और सेलों का निर्माण खनिज से ही हुआ है। इसका मानव जीवन में बहुत ही महत्व रखता है और बहुत ज़रूरी भी है। आगे का टॉपिक जो हमारा होगा सेलों के प्रकार। तो देखते हैं सेलों के प्रकार क्या है। यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है सेलों के प्रकार। देखिए, सेलों के प्रकार किसके अंतर्गत है? हम जो यहाँ पर चैप्टर कर रहे हैं भूगर्भ और उनके पदार्थ, तो इसी के रिगार्डिंग जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है शैलों के प्रकार। देखिए, पृथ्वी के अगर पाठ की हम संरचनाओं की बात करें तो इसमें शैलों के प्रकार अगर नहीं जानिएगा तो यह अधूरा रह जाएगा। कहते हैं ये कई क्लासों के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे जिस क्लास में अगर बच्चे हैं अगर उनमें शैलों के प्रकार है तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण उनके समझ के लिए रहेगा। कहते हैं शैलों में अपने गुण और कणों के आकार उनके बनने की प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न आकार की होती है, जिसमें जनरली बात है। निर्माण क्रिया की दृष्टि से शैलों को जो है 3 वर्ग में डिवाइड किया गया है, यानी आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान।
ये तीनों जो है शैलें हैं, जिसको आप आग्नेय शैलें भी कह सकते हो, अपसारी शैलें और रूपांतरित शैलें भी कह सकते हो, या चट्टान के रूप में भी इसको जो है परिभाषित कर सकते हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है। अगर हम बात करें पहले की, यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आया है आग्नेय शैल। देखिए आग्नेय शैल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अगर बात हम आग्नेय शैल की बात करते हैं तो एग्नियम्स अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये लैटिन भाषा के जो है इग्नेस शब्द से बना हुआ है। इग्नेस शब्द का अर्थ ही होता है अग्नि यानी फायर। इससे जो है इन शैलों की उत्पत्ति स्पष्ट हो जाती है, अर्थात वह शैल जिनकी उत्पत्ति अग्नियों से हुआ है उन्हें आग्नेय शैल कहते हैं। तो देखा जाए तो आग्नेय शैल का जो उत्पत्ति होता है लावा से ही होता है, क्योंकि ये जो है अग्नि से ही बना हुआ होता है। आग्नेय शैल अति तप्त और चट्टानी तरल पदार्थ जिसे मैग्मा कहते हैं से बना हुआ होता है और ये ठंडे होकर जो है जमने से बनती है। भूगर्भ के जो है मैग्मा के बनने के निश्चित गहराई की हमें जानकारी अभी नहीं हुई है। यह संभवतः विभिन्न गहराई पर बनता है जो कि 40 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि 40 किलोमीटर इसकी निर्धारित की गई है। शैलों के पिघलने से जो है आयतन में वृद्धि होती चली जाती है, जिसके कारण भूपट्टी जो है टूटती है या उसमें दरारें पड़ती है और इस खुले छिद्रों या मुखों के सहारे ऊपर से पड़ने वाले दबाव में काफ़ी कमी आ जाती है और इससे ही मैग्मा जो होती है बाहर निकल जाती है। अगर ऐसा न हो तो ऊपर से पड़ने वाले अत्यधिक दाब मैग्मा को जो है बाहर जाने नहीं देगा, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है कि इसे मैग्मा की बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि दबाव जब पड़ेगा तभी ये बाहर निकलेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो पड़ने वाला अत्यधिक दाब जो होगा मैग्मा को बाहर जाने से नहीं देगा, रोक देगा उसको। जब मैग्मा धरातल पर निकलता है तो उसे लावा के रूप में हम जानते हैं, यानी हम उसको लावा कहते हैं। पिघला हुआ मैग्मा जो है भूगर्भ या पृथ्वी की सतह पर जब ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो हम इसको आग्नेय शैल के निर्माण कहते हैं, यानी आग्नेय चट्टान के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी की आरंभिक भूपट्टी आग्नेय शैलों से बनी हुई होती है। अन्य सभी शैलों का निर्माण जो होता है आग्नेय शैलों से ही की जाती है और इसी कारण आग्नेय शैलों को जो है जनक या मूल शैल भी कहते हैं। यानी सभी जो शैलों का निर्माण होता है तो आग्नेय शैलों से ही होता है, इसलिए कई जगह पर तो इसको जनक भी कहा जाता है या मूल्याधार भी कहा जाता है। भूगर्भ के सबसे ऊपरी जो है 16 किलोमीटर की मोटाई में आग्नेय शैलों का लगभग 95% है। यानी देखा जाए तो 16 किलोमीटर की मोटाई में आग्नेय शैलों की जो है लगभग 95% मानी गई है। आग्नेय शैलें सामान्यतः ठोस, भारी और विशालकाय और दबेदार भी होती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं निर्माण स्थल के आधार पर आग्नेय शैलों के 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला जो हमारा यहाँ पर आया है हमारे समक्ष वो है बाह्य आग्नेय शैल। देखिए बाह्य आग्नेय शैल क्या होती है। देखा जाए तो धरातल पर लावा के ठंडा होकर जमने से ये बनती है, यानी बाह्य आग्नेय शैल होती है जो कि पहली हमारा है। ये जो धरातल पर लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है और इन शैलों की संरचना में लावा बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। यानी लावा जो होती है, जो आग निकलती है पृथ्वी के धरातल से, वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाती है और लावा के जल ठंडा होने से इसमें छोटे आकार के रवे बने होते हैं। इन्हें ज्वालामुखी शैल भी कहते हैं। और ग्रेवो और जो बेसाल्ट बाहरी आग्नेय शैलों के सामान्य उदाहरण है और यह शैलें ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के दक्कन पठार की जो है रेगूर अथवा काली मिट्टी लावा से बनी हुई होती है। यानी अगर आप रेगूर के बारे में जानते हो और काली मिट्टी के बारे में जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो होती है लावा आग्नेय शैलों से ही बनी होती है, यानी बाहरी शैलों का कारण इसका निर्माण होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आंतरिक आग्नेय शैलें की संरचना मैग्मा के जो है धरातल के नीचे जमने से होती है। यानी आंतरिक आग्नेय शैल जो होती है मैग्मा के धरातल के नीचे, जमीन से नीचे जो है जमने के कारण होती है और धरातल के नीचे जो है मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है। यानी इसका जो प्रोसीजर है धीरे धीरे ठंडा होना, जबकि बाहरी आग्नेय शैल जो होती है डायरेक्ट ठंडा हो जाती है। अंत इन शैलों में जो है बड़ा आकार के रवे बन जाते हैं। अधिक गहराई में पाई जाने वाले आंतरिक शैलों को जो है पतालीय आग्नेय शैल भी कहते हैं, यानी दूसरा इसका नाम जो है पतालीय आग्नेय शैल कहते हैं। अगर जो ग्रेनाइट और जो है डेलराइट आंतरिक आग्नेय शैलों के सामान्य उदाहरण हैं। हमने जब पृथ्वी के कोर सेक्शन का जो वर्णन देखा था तो उसमें ग्रेनाइट और डेलराइट जो है आंतरिक क्षेत्रों में ही पाया गया था। दक्कन पठार के हिमालय क्षेत्र में ग्रेनाइट शैलों के विस्तृत जो है भूखंड देखा जा सकता है और आंतरिक जो है आग्नेय शैलों की आकृति कई आकार की होती है। यहाँ पर जो एक डायग्राम दिखाया गया है
वो है अग्नेय शैल की। देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो मैग्मा होती है नीचे होती है और मैग्मा जो है किस प्रकार जो है बाहर निकल के बाहरी अग्नेय शैल का निर्माण करती है और शील होती है आंतरिक अग्नेय शैल का जो है निर्माण कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये साधारण अगर आपको लगे डायग्राम साधारण नहीं दिखेगा, लेकिन देखा जाए तो बहुत ही विस्तृत यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है। यदि हम इस चित्र का अगर अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि भूपट्टी में मैग्मा के ठंडा होने पर विभिन्न आकृतियों में अग्नेय शैल बनती है और ये आकृतियां शैलों में प्राप्त स्थान तथा मैग्मा के दबाव पर निर्भर करती है। बैथोलिथ, सील और जो है डाइक इसके कई उदाहरण हैं। कहते हैं बैथोलिथ बड़े आंतरिक अग्नेय चट्टानी पिंड है और इनका आकार कुछ 100 किलोमीटर से हजारों किलोमीटर तक होता है और ये विश्व के बड़े पर्वत समूहों को जो है स्थूल कोड होते हैं। लाखों वर्षों के अपरदन के कारण कभी कभी इनकी जो है असामान्य गुंबदनुमा छत जो है धरातल पर दिखाई देने लगती है। कहते हैं बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ जाती है। पूर्ववर्ती शैलों के बीच मैग्मा के जो है समांतरण सतहों के रूप में जमने के स्वरूप को भी सील कहते हैं। यानी देखा जाए तो पूर्ववर्ती शैलों के बीच मैग्मा के जो है समांतर तहों के रूप में जमने के रूप को भी सील कहते हैं। डायक शैलों के बीच मैग्मा का जो है लंबवत जमाव होता है और इसकी लंबाई कुछ तक मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक और चौड़ाई कुछ 1 सेंटीमीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है कि इसकी लंबाई कुछ 1 मीटर से लेकर कई किलोमीटर, चौड़ाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। रासायनिक गुणों के आधार पर जो अग्नेय शैलों के 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक जो होते हैं अम्लीय और दूसरा होता है क्षारीय शैल। यानी अम्लीय और क्षारीय शैल के रूप में इसको जो है प्रभावित किया जा सकता है। ये क्रमशः अम्लीय और क्षारीय लावा के जमने से बनती है। अम्लीय अग्नेय शैलों की जो है सिलिका की मात्रा जो है 65% होती है। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो है अम्लीय अग्नेय शैलों में सिलिका की जो मात्रा होती है 65% होती है और इसका रंग बहुत ही हल्का होता है और ये कठोर मजबूत शैल होते हैं। ग्रेनाइट इसी प्रकार की शैल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यानी अम्लीय अग्नेय शैल की जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट, जो कि काफ़ी सिलिका जो होती है 65% के रूप में होती है। क्षारीय अग्नेय शैलों में सिलिका की मात्रा जो है अम्लीय शैल से बहुत कम पाई जाती है और इसमें सिलिका की मात्रा जो है 55% से कम होती है। यानी 55 से देखा जाए तो कम ही होती है। शैली जो ऐसी शैलियों में लोहों की जो है मैग्नीशियम की अधिकता होती है और इसका रंग गहरा और काला होता है और इस पर जो है ऋतु अपक्ष का बहुत प्रभाव पड़ता है। ग्रेबो, बेसलाइट और डोलोराइट क्षारीय शैलों के उदाहरण हैं। यहाँ पर जो एक बॉक्स आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं इस बॉक्स में बहुत सी बातें जो है आपके समझ के लिए ज़रूरी है। कहते हैं अग्नेय शैल तप्त द्रवित पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं अथवा लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है। यानी जो मैग्मा होता है वो काफ़ी गर्म होती है लेकिन फिर भी ये ठंडा होने के बाद जो लावा ठंडा होती है तो अग्नेय शैल की तप्त द्रवित पदार्थ मैग्मा के रूप में होता है और लावा को ठंडा होकर जमने से ये बनती है। बाहरी अग्नेय शैल धरातल पर लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है। यानी बाहरी अग्नेय शैल के धरातल पर लावा को ठंडा होकर जमने से बनती है और इसमें जो है बेसलाइट और ग्रेबो इसके सबसे अच्छा उदाहरण है। आंतरिक अग्नेय शैल धरातल के नीचे मैग्मा के जमने से बनती है और ग्रेनाइट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अवसादी शैल है। देखिए अवसादी चट्टानों में क्या खासियत होती है। इस शैल की संरचना जो है अवसादी के निरंतर जमाव से ही होती है और यह अवसाद किसी भी जो है पर्वतीय शैल, अग्नेय और रूपांतरित और या अवसादी शैलों के जो है अपरदित मलबा हो सकता है। अवसादों का जमाव परतों के रूप में होती है और इसलिए इन शैलों को जो है परतदार शैल भी कहा जाता है। यानी अगर देखा जाए तो अवसादी शैलों का जो होता है धीरे धीरे जमाव होती है, यानी एक परत बाई परत चढ़ती रहती है, इसलिए इसको परतदार शैल भी कहते हैं। और इन शैलों की जो मोटाई है कुछ मिमी से लेकर कई मीटर तक भी हो सकती है। यानी mm से लेके जो है मीटर तक भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और इस शैलों की परतों के बीच में जीवाश्म भी मिलते हैं। यानी देखा जाए तो इस परत में काफ़ी जीवाश्म मिलते हैं, यानी फॉसिल फ्यूल मिलते हैं जो लाखों साल पहले जीव जंतु मर गए थे, विघटित हो गए थे, तो इससे जीवाश्म बन गए थे। जीवाश्म जो है प्रागैतिहासिक काल के पशु और पौधों के अवशेष के रूप में होते हैं और यह अवशेष अवसादी शैलों की परतों में दबकर भार बढ़ने के कारण जो है ठोस रूप धारण कर लेती है। धरातल पर अधिकतर जो है अवसादी शैलों का विस्तार मिलती है, परंतु ये शैलें कम गहराई तक ही मिल पाती है। शैलों से पहले अनेकों कण टूटते हैं और फिर उन टूटे कणों के परिवहन के कारक बहता जल, समुद्री लहरें और हिमानी पवन आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं।
जब परिवहन के कारकों में इन कणों को ढोने की शक्ति में कमी आ जाती है तो ये समुद्री, झील या नदी के शांत जल में अथवा अनंत उपयुक्त स्थानों पर जमाव हो जाता है। ढोकर लाए गए सेलों के कणों किसी स्थान पर जमा होने की प्रक्रिया को ही अवसादन या निक्षेपण कहते हैं। यानी कहीं इकट्ठा हो जाने की प्रक्रिया को जो है हम क्या कहते हैं, अवसादन या निक्षेपण कहते हैं। अवसादी शैलों का नाम जो है अवसाद ढोने वाली कारकों और उनके जमाव स्थलों के संदर्भ में रखा गया है, जैसे कि नदीकृत शैल, झील सरोवर शैल, समुद्री समकृत शैल और मरुस्थल पवनकृत शैल। हिमानी जो है हिमकृत शैल आदि इसके अंतर्गत आता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है। अवसादी प्राय जो है बारीक कणों से निर्मित मुलायम परत होती है। यानी अवसाद का मतलब यही होता है दोस्तों कि ये बहुत ही मुलायम परत होती है। आरंभ में ये बालू मिट्टी के रूप में होती है और कालांतर में यही पदार्थ भारी दबाव के कारण जो है संयुक्त रूप धारण कर ठोस बन जाती है। यानी पहले बालू के रूप में होती है, यानी रेत जैसी होती है, लेकिन बाद में जो होता है ये काफ़ी ठोस बन जाती है और अवसादी शैलों का निर्माण करते हैं। आरंभ में अवसादी शैलों का जो है जमाव क्षैतिज रूप में होती है, बाद में चलकर ये भूपट्टी में हुए हलचलों के कारण जो है झुकाव पैदा हो जाती है। बलुआ पत्थर शैल और चूना पत्थर और जो डोलोमाइट्स अवसादी शैल के कुछ एग्जाम्पल है। यानी बलुआ पत्थर, शैल, चूना पत्थर और डोलोमाइट अवसादी शैलों के कुछ एग्जाम्पल हैं। परिवहन के विभिन्न कारक जैसे बहता जल, पवन और हिमानी अवसादों से अलग अलग आकारों में बांटते रहते हैं। विभिन्न आकार के अवसाद जो अनुकूल परिस्थिति पाकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कंग्लोमेरेट इस प्रकार के अवसादी शैलों का एक उदाहरण है और इस प्रकार की प्रक्रिया से बनी शैलों की भौतिक अवसादी शैल भी कहते हैं। पेड़ पौधे अथवा जानवरों से प्राप्त जैवीय पदार्थ को एकीकरण से बनी अवसादी शैलें जैविक मूल्य की शैल होती है। कोयला और चूना पत्थर जैविक मूल्य की अवसादी शैलों के अंतर्गत ही आता है। अवसादों की संरचना जो है रासायनिक प्रक्रिया से भी संभव है। जल अपनी घुलन प्रक्रिया के द्वारा सेलों से बहुत सारे रासायनिक तत्व ग्रहण कर अवसाद के रूप में जमा कर जाते हैं और यही अवसाद जो कालांतर में शैल बन जाता है। जैसे सेंग, नमक, जिप्सम, सोडा आदि सब इसी प्रकार के शैलों की कुछ एग्जाम्पल हैं। कहते हैं संसार के जो विशालकाय बलित पर्वत जैसे हिमालय, एंडीज आदि की रचना शैले से हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहते हैं विशालकाय बलित पर्वत जैसे हिमालय और एडीज जो है शैल चट्टानों से ही निर्मित हुए हैं। संसार के सभी जलोढ़ निक्षेप से अवसादों की एकत्रित के रूप में हैं। अंत सभी नदियां जो है द्रोणीय विशेषकर उनके पदार्थ और डेल्टा अवसादों के जमाव से बनते हैं। इनमें से जो है सिंधी गंगा मैदान और जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे उत्तम उदाहरण में से एक माना जा सकता है। कहते हैं अगर हम कुछ फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट बात यही आता है कि अवसादी शैलों की रचना जो है अवसादों के एक से ऊपर एक जमाव होने के परिवर्तन स्वरूप हुआ है और इन शैलों में परतें होती ही है। अंत इन परतदार भी कहते हैं। यानी अवसादी शैलों की रचना अवसादों के एक से ऊपर एक जमाव होने के परिणाम स्वरूप होती है और इन शैलों में जो है परतें होती है। अंततः इन्हें परतदार शैली भी कहते हैं। जीवाश्म में जो है ऐतिहासिक काल के पेड़ पौधे अथवा पशुओं के अवशेष है जो अवसादी शैलियों की परतों के बीच में दबकर ठोस रूप धारण कर चुके हैं। यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं अंतिम जो है चट्टान यानी शैल की, जिसमें रूपांतरित और कालांतरित शैल के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। कहते हैं पर्वतीय जो है प्रदेशों में अधिकांश शैलों में परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं और ये सभी शैलें जो कालांतर में रूपांतरित भी हो जाती है। अवसादी अथवा आग्नेय शैलों पर अधिक ताप से या दाब पड़ने के कारण रूपांतरित शैल बनती है। उच्च दाब जो है पूर्ववर्तीय शैलों के रंग, कठोरता, गठन तथा खनिज संगठन में परिवर्तन कर देते हैं। जहाँ शैलों की गर्म द्रव्य मैग्मा के संपर्क में आते हैं वहाँ उनकी संरचना में परिवर्तन आ जाता है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को जो है रूपांतरण और या कायांतरण भी कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा बनी शैलों के रूपांतरण शैल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस परिवर्तन प्रक्रिया को रूपांतरण और कायांतरण कहते हैं। किसकी रूपांतरण की? जहाँ शैल गर्म द्रवित मैग्मा के संपर्क में आती है और उनके संरचना में परिवर्तन आ जाता है। तो इसी को हम जो है रूपांतरित शैल कहते हैं। भूपट्टी में मौजूद अत्यधिक जो है उष्मा के प्रभाव से अवसादी और आग्नेय शैलों की खनिज में जब रबों का जो है पुनर्निर्माण अथवा रूप में परिवर्तन होता है तो उसे हम तापीय रूपांतरण अथवा स्पर्शीय रूपांतरण कहते हैं। जब द्रव मैग्मा अथवा लावा शैलों के संपर्क में आता है तो शैलों के मूल रूप में परिवर्तन ला देता है और इसी प्रकार भारी दबाव के कारण शैलों में परिवर्तन देखने को मिलता है।
दबाव के कारण हुए परिवर्तन को गणितीय और प्रादेशिक रूपांतरण भी कहते हैं। यानी दबाव के कारण हुए परिवर्तन को हम गतिक या प्रादेशिक रूपांतरण कहते हैं। स्लेट, नीस, शिस्ट और संगमरमर और हीरा रूपांतर शैलों के कुछ उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। रूपांतर शैल अपनी मूल शैली से जो है अधिक कठोर एवं मजबूत होती है, जो कि तालिका में भी हमने देखा था। कैसे रूपांतर शैलों और उनकी शैलों को उदाहरण दिए हुए हैं, और इस तालिका के अध्ययन से हम सब कुछ जान सकेंगे इस कौन से शैल जो है किस प्रकार से है। यहाँ पर आपके समक्ष जो है एक शैल और इसकी रूपांतर शैलों के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। इसमें जो है चूना पत्थर शैलों के नाम है और शैलों के प्रकार और बनने वाली रूपांतर शैल। लेकिन चूना पत्थर जो है अपसारी शैल से जो प्रकार है, और ये संगमरमर जो है बनते हैं इसमें। ये डोलोमाइट्स की बात करें तो अपसारी शैल है और संगमरमर ही इसमें जो रूपांतरित होती है। बलुआ पत्थर जो है अपसादी शैल है और इसमें क्वार्टजाइट बनते हैं। शैल अपसादी शैल और इसमें स्लेट के रूप में कन्वर्ट होती है। उसके पश्चात स्लेट रूपांतरण शैल होती है, जो कि फाइलिट्स के रूप में रूपांतरण होता है, और कोयला जो होती है अपसादी शैल होता है, जो कि हीरा के रूप में कन्वर्ट होता है। बात करें हम ग्रेनाइट की तो ये अग्नि शैल में कन्वर्ट होता है और इसे नीश होती है। इसमें फाइलिट्स जो होती है रूपांतरण शैल होता है, जिसमें हम शिस्ट के रूप में कन्वर्ट होता है। संसार में विभिन्न प्रकार के रूपांतरण शैल पाई जाती है। भारत में संगमरमर राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में काफ़ी मात्रा में मिलता है। हिमालय प्रदेश के कांगड़ा और कुमायूं क्षेत्र में विभिन्न रंगों के जो है स्लेट मिलती है, जो कि बहुत ज़रूरी बात है। यदि बात यहाँ पर हम करें कुछ फैक्ट जो हमने पढ़ा है उसमें जो है शॉर्ट पॉइंट के रूप में क्या हो सकता है, तो यही बात होती है कि रूपांतरण शैल की संरचना अपसादी, अग्नि और पूर्ववर्ती रूपांतरित शैलों पर जो है भारी दाब और जो है ताप के प्रभाव के कारण होता है। तापीय रूपांतर वह प्रक्रिया है जिसमें भारी ताप के कारण शैलों में परिवर्तन हो जाता है, और गणितीय रूपांतर शैल का वह बदला स्वरूप है जो पृथ्वी की हलचलों के समय भारी दबाव के कारण उत्पन्न होती है। तो ये तीनों फैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है। अगला पार्ट जो है हम अगले वीडियो में करेंगे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो आप इसी तरह जो है तिरपान स्टडी सेंटर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। इसमें से दो बातें इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना है। पहली बात ये कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप पहली बार आप वीडियो देख रहे थे तो इसको जो है आप सब्सक्राइब करके नहीं सेव करोगे तो आपको शायद दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं होगा। अब बाद में अगर आप कोई टॉपिक रिसर्च करना चाहो तो आपको तिरपान स्टडी सेंटर का जो है टॉपिक नहीं आएगा, उस जगह जो है आपको दूसरा जो है पहले से वीडियो उपलब्ध है वो आएगा। इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करके जो है चैनल के होम पेज को सेव कर लें। जब होम पेज आपका सेव हो जाएगा तो वहाँ पर जो है आपको हर एक वीडियो तिरपान स्टडी सेंटर के द्वारा बनाया गया मिल जाएगा। जो टॉपिक आपके काम के हैं उसको समझिए, सोचिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।